बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विच इज़ फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि इंडिया में ट्रेडिंग के लिए आई थी, प्रॉफिट अर्न करने के लिए कैसे उसने यहाँ पर पावर को स्टैब्लिश किया, ये इस चैप्टर में हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स। अगर हम मुगल डायनेस्टी को देखें, बाबर ने इसको स्टैब्लिश किया 1526 में। उसके बाद आते हैं हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। ऑलमोस्ट 50 ईयर्स तक औरंगजेब ने रूल किया, 1658 टू 1707। औरंगजेब के बाद के जो मुगल रूलर्स थे वो उतने एफिशिएंट नहीं थे, तो ये वो टाइम पीरियड था 1526 टू 1707 जब मुगल एम्पायर बहुत स्ट्रांग हुआ करता था। इसके बाद वो धीरे धीरे वीक होता चला जाएगा। ही एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज नाउ नोन एज इंडिया। तो यानी कि ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पर औरंगजेब ने कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया था। आफ्टर हिज डेथ इन 1707 में, औरंगजेब की डेथ के बाद मैनी मुगल गवर्नर्स, सूबेदार जिनको कहा जाता था, एंड बिग जमींदार बिगैन असर्टिंग देयर अथॉरिटी एंड स्टैब्लिशिंग रीजनल किंगडम्स। सो बहुत सारे जो मुगल गवर्नर्स थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लिया, मुगल एम्पायर से वो कट हो गए और अपना एक खुद का एम्पायर स्टैब्लिश किया, जैसे कि हैदराबाद, अवध एंड बंगाल। As powerful regional kingdoms emerged in various parts of India, इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में बहुत सारे रीजनल किंगडम्स इमर्ज हो रहे थे उस टाइम पर। दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर। तो दिल्ली अभी उतना इफेक्टिव नहीं रहा था। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, यानी कि 1750 के बाद में, however a new power was emerging on the political horizon, the British। 1707 में हमने देखा औरंगजेब की डेथ होती है। उसके बाद बहुत सारे नए रीजनल किंगडम्स इमर्ज होते हैं 1750 के बाद। 1757 में आप जानते हैं बैटल ऑफ प्लासी हो गया था। उसके बाद फाइनली ब्रिटिशर्स ने जो पॉलिटिकल पावर है उसको गेन करना शुरू कर दिया। डू यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी? क्या आप जानते हैं ब्रिटिशर्स स्टार्टिंग में एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आए थे व्यापार करने के लिए, एंड वर रिलक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज, और वो बिल्कुल भी टेरिटरीज को एक्वायर नहीं करना चाह रहे थे। हाउ देन डिड दे कम टू बी मास्टर्स ऑफ अ वास्ट एम्पायर? तो फिर इतने वास्ट एम्पायर के मास्टर्स वो कैसे बन गए? इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम आउट। चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि ये सब कैसे हुआ। यहाँ इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है बहादुर शाह जफर एंड हिज सन्स बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हडसन। ये बहादुर शाह जफर है, लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर। उनको और उनके बेटों को अरेस्ट किया था ब्रिटिशर्स ने। रीजन क्या था? आफ्टर औरंगजेब देयर वाज नो पावरफुल मुगल रूलर। ये तो हम जानते हैं औरंगजेब के बाद कोई भी पावरफुल मुगल रूलर नहीं था, बट मुगल एम्परर्स कंटिन्यू टू बी सिंबॉलिकली इंपॉर्टेंट। लेकिन एक सिंबल के तौर पे अभी भी वो इंपॉर्टेंट थे। इनफैक्ट व्हेन अ मैसिव रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ब्रोक आउट इन 1857 में, जो रिवोल्ट हुआ, इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है, उस टाइम पर बहादुर शाह जफर द मुगल एम्परर एट द टाइम वॉज सीन एज द नेचुरल लीडर। तो रिबेलियंस को एक लीडर चाहिए था। अब लीडर किसको बनाए? तो उन्होंने सोचा बहादुर शाह जफर को बना देते हैं। एक रॉयल ब्लड भी है और मुगल एम्पायर का जो इम्पैक्ट था वो अभी भी लोगों के माइंड पर था। 200 सालों तक उन्होंने रूल किया इतने बड़े किंगडम पर। सो उन्होंने इनको अपना लीडर घोषित कर दिया। वंस द रिवोल्ट वाज पुट आउट बाय द कंपनी, जब कंपनी ने रिवोल्ट को पुट आउट किया तो फिर उन्होंने बहादुर शाह जफर को फोर्स किया टू लीव द किंगडम छोड़ के जाने के लिए, एंड हिज सन्स वर शॉट इन कोल्ड ब्लड, और उनके जो बेटे थे उनको शूट कर दिया गया। नेक्स्ट इज ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी का ईस्ट में आना। In 1600, the East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्टर एक्वायर किया उस टाइम की रूलर क्वीन एलिजाबेथ I से, ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट। जहाँ पर इनको ये सोल राइट दिया गया, यानी कि ये अधिकार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही था कि वो ईस्ट के साथ ट्रेड कर सकती है। अभी देखिए ये ब्रिटिश आइलैंड है, ईस्ट किस तरफ होगा? ईस्ट हमेशा राइट हैंड साइड में होता है, तो यानी कि इस तरफ ये जितने भी कंट्रीज हैं इनमें से किसी के साथ भी वो ट्रेड कर सकती थी, व्यापार कर सकती थी। ये उनका सोल राइट था। दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि कोई दूसरा इंग्लैंड का ग्रुप, इंग्लैंड की कोई दूसरी कंपनी इनके साथ कम्पीट नहीं कर सकती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अकेली ही थी इस कॉम्पिटिशन में। विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशंस। इस चार्टर के साथ वो ओशंस में वेंचर कर सकती थी, लुकिंग फॉर न्यू लैंड्स फ्रॉम विच इट कुड बाय गुड्स एट चीप प्राइस। उन लैंड्स को देखती थी, ढूंढती थी जहाँ से इसको चीज़ें चीप प्राइस पर मिल जाए, सस्ते में मिल जाए। ये इनका ट्रेड रूट था अफ्रीका के सदर्न मोस्ट पॉइंट केप ऑफ गुड होप से होकर। इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड किया, श्रीलंका,
इंडिया तो थी ही, देन चाइना, इंडोनेशिया एंड ये ईरान, यूएई, ओके। तो ईस्ट में कई सारी कंट्रीज़ को इन्होंने ढूंढा जहाँ से चीज़ें इनको चीप प्राइस पर मिल सके। वो उन चीज़ों को खरीदती थी एंड कैरी देम बैक टू यूरोप टू सेल एट हायर प्राइसेस, और फिर यूरोप वापस लेकर जाती थी जहाँ पर उनको हाई प्राइस में बेचती थी। दिस कंपनी डिड नॉट हैव टू फेयर कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। ये तो हमने देखा है कि ये इनका सोल राइट था, तो किसी दूसरी कंपनी के कंपटीशन का भी डर इन्हें नहीं था। मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरली बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन। मर्केंटाइल हम उनको बोलते हैं जो कंपनीज चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं करती, सस्ते में खरीदती है और महंगे में बेचती है। तो उस टाइम मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज जो थी वो प्रॉफिट इसी से बनाती थी। पहले तो कंपटीशन को एक्सक्लूड करती थी, कंपटीशन को हटाती थी, सो दैट दे कुड बाय चीप एंड सेल डियर, ताकि वो सस्ते में खरीद के उन्हें महंगी कीमत में बेच सके। मर्केंटाइल की डेफिनेशन दी, अ बिजनेस एंटरप्राइज दैट मेक प्रॉफिट प्राइमरली थ्रू ट्रेड। ट्रेड से, व्यापार से ही वो प्रॉफिट बनाते हैं, बाइंग गुड्स चीप एंड सेलिंग देम एट हायर प्राइस। The Royal Charter, however, could not prevent other European powers from entering the eastern markets. अभी बाकी की जो कंपनीज थी इंग्लैंड की, उनको तो आपने रोक लिया ईस्ट के साथ ट्रेड करने से, क्योंकि उनके पास रॉयल चार्टर नहीं था। लेकिन और भी तो यूरोपियन पावर्स थी, डच थे, पोर्चुगीज थे, फ्रेंच थे, जो कि ईस्टर्न मार्केट में एंटर कर रहे थे। उनको आप कैसे रोकेंगे? बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, जब तक पहला शिप सेल डाउन हुआ वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका राउंड द केप ऑफ गुड होप से एंड क्रॉस द इंडियन ओशन, और उसने इंडियन ओशन को क्रॉस किया, द पोर्चुगीज हैड ऑलरेडी स्टैब्लिश देयर प्रेजेंस इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड हैड देयर बेस इन गोवा। तो पहला जो शिप सेल हुआ यहाँ से घूम के, केप ऑफ गुड होप से घूम के, देन ये इंडियन ओशन से होता हुआ इंडिया में आया। उससे पहले ही लगभग 100 साल पहले पोर्चुगीज ऑलरेडी इंडिया में आ चुके थे और उन्होंने यहाँ गोवा में अपना बेस भी स्टैब्लिश कर लिया था। पहला रूट आपने सुना भी होगा, वास्को डी गामा ने डिस्कवर किया था। In fact, it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer, who had discovered the sea route to India in 1498. कहाँ 1600 में ये चार्टर लेकर इंडिया में आ रहे हैं, 1498 में, यानी कि 100 साल से भी पहले ये रूट डिस्कवर कर चुके थे पोर्चुगीज एक्सप्लोरर जिनका नाम वास्को डी गामा है। इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट यूरोपियन थे टू रीच इंडिया। बाय द अर्ली 17th सेंचुरी, और 17th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही द डच टू वर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज टू ट्रेड इन इंडियन ओशन। डच भी कोशिश कर रहे थे, पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे थे इंडियन ओशन के थ्रू ट्रेड करने की। सून द फ्रेंच ट्रेडर्स अराइव्ड ऑन द सीन, उसके बाद फ्रेंच ट्रेडर्स भी आ जाते हैं। द प्रॉब्लम वॉज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स। अभी प्रॉब्लम ये थी कि ये सभी कंपनीज एक जैसी ही चीज़ें खरीदना चाहती थी। ऑब्वियसली यूरोपियन मार्केट में जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी वही वो यहाँ से लेकर जाएंगी। द फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैड अ ग्रेट मार्केट इन यूरोप। इंडिया में जो कॉटन और सिल्क प्रोड्यूस होती थी उसकी क्वालिटी बहुत फाइन होती थी और उसकी बहुत बड़ी मार्केट थी यूरोप में। पेपर, काली मिर्च, क्लोव, लौंग, कार्डेमम, इलायची एंड सिनेमन, दालचीनी टू वर इन ग्रेट डिमांड। ये चीज़ें भी बहुत डिमांड में थी। कॉम्पिटिशन अमंग्स द यूरोपियन कंपनीज inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased। अभी इंडिया के लोगों ने भी देखा कि इतना कंपटीशन है, ये चीज़ें इतने लोग खरीदना चाह रहे हैं, तो उन्होंने भी अपनी चीज़ों के प्राइस बढ़ा दिए एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट दैट कुड बी अर्न। सीपी कॉस्ट प्राइस जब बढ़ता है तो अपने आप प्रॉफिट कम हो जाता है। प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस तो उतना ही है यूरोपियन मार्केट में, लेकिन कॉस्ट प्राइस यहाँ पर इंक्रीज कर दिया गया तो इन कंपनीज का प्रॉफिट कम हो गया। द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लरिश वॉज बाय एलिमिनेटिंग राइवल कॉम्पिटिटर्स। अभी एक ही तरीके से फ्लरिश कर सकती थी कि जो इनके राइवल कॉम्पिटिटर्स हैं उनको एलिमिनेट किया जाए, उनको हटाया जाए। द अर्ज टू सिक्योर मार्केट्स देयरफॉर लेड टू फियर्स बैटल्स बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज। अभी जो अर्ज थी मार्केट को सिक्योर करने की, उनकी वजह से इनके बीच में बैटल्स, बहुत लड़ाइयाँ होने लगी। थ्रू द 17th एंड 18th सेंचुरी दे रेगुलरली सैंक ईच अदर्स शिप। 17th और 18th सेंचुरी के दौरान ये हमेशा एक दूसरे के शिप्स को डुबाते रहते थे। ब्लॉक एंड रूट्स को, रास्तों को ब्लॉक कर देते थे एंड प्रिवेंटेड राइवल शिप्स फ्रॉम मूविंग विद सप्लाईज ऑफ गुड्स की सब को लेकर जो शिप जा रहा था उसको जाने से प्रिवेंट करते थे, रोकते थे। ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विद आर्म्स के सहारे, हथियारों के सहारे ट्रेड होने लगा एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। जो ट्रेडिंग पोस्ट थे जहाँ पर शिप्स में चीज़ों को लाया और ले जाया जाता था, उनकी फोर्टिफिकेशन होने लगी। फोर्ट आप समझते हैं,
किला हिंदी में बोलते हैं इसको। तो चारों तरफ वॉल्स बना दी जाती थी उसके। दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट्स एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑल्सो लेड टू इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट विद लोकल रूलर्स। अभी आपने उस सेटलमेंट को फोर्टिफाई कर दिया, वॉल्स बना दी, टावर्स बना दिए बड़े बड़े, और आप प्रॉफिटेबल ट्रेड कर रहे हैं एक टेरिटरी में, तो वहाँ के जो रूलर थे उनके साथ भी इनके कॉन्फ्लिक्ट रहने लगे। द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो अभी कंपनी के लिए बहुत मुश्किल हो गया था ट्रेड को पॉलिटिक्स से अलग रखना। लेट अस सी हाउ दिस हैपेंड। अभी देखते हैं कि ये कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में ट्रेड व्यापार करना शुरू करती है। पहले तो हमने देखा जितनी भी यूरोपियन कंपनीज आई थी वो पहले वेस्टर्न कोस्ट पर यहाँ आई, लेकिन यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया और भी कई प्रॉब्लम्स थी, तो अभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल से भी ट्रेड शुरू कर दिया। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेट अप ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। पहली जो इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप हुई वो हुई थी हुगली रिवर के किनारे पर 1651 में। दिस वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर्स नोन एट दैट टाइम एज फैक्टर्स ऑपरेटेड। उस टाइम पर इंग्लिश जो ट्रेडर्स थे, कंपनी के जो ट्रेडर्स थे, उनको फैक्टर्स कहा जाता था, और फैक्ट्री उनका बेस था जहाँ से वो ऑपरेट करते थे। द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस, उसमें वेयर हाउस भी था जहाँ पर गुड्स को स्टोर करके रखा जाता था एक्सपोर्ट करने के लिए। एंड इट हैड ऑफिसेज वेयर कंपनीज ऑफिशियल सैट, ऑफिसेज भी थे उनके जहाँ पर उनके ऑफिशियल्स बैठा करते थे। एज ट्रेड एक्सपैंडेड, जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता गया, व्यापार बढ़ता गया, द कंपनी परसुएडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। उन्होंने अपने मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को बोला कि आप भी यहाँ फैक्ट्री के आसपास ही आकर सेटल डाउन हो जाइए। बाय 1696 इट बिगैन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। अभी फैक्ट्री है, वेयर हाउसेज है, ऑफिशियल्स हैं, मर्चेंट्स भी वहीं आकर रहने लगे हैं, तो ये पूरा एक सेटलमेंट जैसे हो गया। उसने जो कंपनी है उसने 1696 में इसके चारों तरफ एक फोर्ट बनाना शुरू किया, किला बनाना शुरू किया। 2 years लेटर, 2 साल के बाद, इट ब्राइब मुगल ऑफिशियल्स इनटू गिविंग द कंपनी जमींदारी राइट ओवर 3 विलेजेस। इसने ब्राइब किया, रिश्वत दी मुगल ऑफिशियल्स को और कहा कि उसे जमींदारी राइट दे दिए जाए 3 गाँव के। वन ऑफ दीज वॉज कैलिकाटा, इनमें से कैलिकाटा भी था, विच लेटर ग्रू इनटू द सिटी ऑफ कैलकटा, जो कि बाद में कैलकटा शहर में कन्वर्ट हुआ और अभी कोलकाता के नाम से हम उसे जानते हैं। It also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a फरमान granting the company the right to trade duty free। उन्होंने औरंगजेब, जो उस टाइम पर मुगल एम्परर थे, 1707 तक ये रहे हैं, सो हम बात कर रहे हैं 1696 की, तो उन्होंने मुगल एम्परर औरंगजेब को भी परसुएड किया, इस बात के लिए मनाया कि उनको एक फरमान जारी कर दिया जाए जहाँ पर कंपनी को ये राइट दे दिया जाए, अधिकार दे दिया जाए कि वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकती है। अभी व्यापार जो वो कर रही है उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। फरमान हम बोलते हैं अ रॉयल एडिक्ट और रॉयल ऑर्डर। द कंपनी ट्राइड कॉन्टिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस। कंपनी हमेशा कोशिश करती रहती थी कि और कंसेशन उनको मिल जाए, एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस, और जो प्रिविलेजेस उनको मिली थी उनको भी वो मैनिपुलेट करके ज़्यादा फायदा उठाती थी। औरंगजेब्स फरमान, फॉर इंस्टेंस, जैसे कि हम औरंगजेब के फरमान को ही ले ले, had granted only the company the right to trade duty free। उन्होंने सिर्फ कंपनी को ये अधिकार दिया था कि आप ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हो, बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी, लेकिन कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड, जो कि प्राइवेटली अपना अलग से ही ट्रेड कर रहे थे ऑन दी साइड, वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी, उनको ड्यूटी पे करनी होती थी। दिस दे रिफ्यूज्ड टू पे, उन्होंने उसको भी देने से मना कर दिया बाद में, कॉजिंग एन इनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। तो बंगाल को इससे बहुत रेवेन्यू में लॉस हो रहा था। हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल, उस टाइम पर बंगाल के नवाब थे मुर्शीद कुली खान, वो कैसे प्रोटेस्ट ना करते, इस बात का विरोध ना करते। ये एक पिक्चर आपको गिवन है जिसको पेंट किया था 1867 में विलियम सिम्पसन ने, जिसमें कि दिखाया गया है कि मद्रास में शिप से गुड्स को लेकर आ रही हैं लोकल बोट्स। नाउ हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, ट्रेड की वजह से बैटल्स कैसे होने लगी, व्यापार कैसे कारण बने लड़ाइयों का। Through the early 18th century, the conflict between the company and the Nawabs of Bengal intensified। ये तो हमने पहले ही देखा, बंगाल के नवाब में और कंपनी में कॉन्फ्लिक्ट्स थे जो कि 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में और इंटेंसिफाई हो गए और गहरे हो गए। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की डेथ भी अर्ली 18th सेंचुरी में ही हो गई थी 1707 में। तो औरंगजेब की डेथ के बाद द बंगाल नवाब्स असर्टेड देयर पावर्स एंड ऑटोनॉमी, उन्होंने अपनी पावर को असर्ट किया और अपने आप को ऑटोनोमस, इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया कि हम अभी मुगल एम्पायर से अलग है, एज अदर रीजनल पावर्स वर डूइंग एट दैट टाइम। बाकी जो रीजनल पावर्स थी वो भी यही कर रही थी उस टाइम पर, क्योंकि सबको पता था मुगल एम्पायर अभी वीक हो गया है।
मुर्शिद कुली खान वॉज फॉलोड बाई अलीवर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला एज द नवाब्स ऑफ बंगाल। ये बंगाल के नवाब के नाम आपको गिवन है। पहले मुर्शिद कुली खान थे, उसके बाद आए अलीवर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला। ईच वन ऑफ देम वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर। ये सभी स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे। दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन। इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि कोई भी कंसेशन हम अभी कंपनी को नहीं देंगे। डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड। अगर आपको यहाँ पर ट्रेड का राइट चाहिए, अधिकार चाहिए, तो आपको हमें ट्रिब्यूट्स देने होंगे। डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स। अच्छा, कंपनी उस टाइम पर कॉइन्स भी अपने मिंट करना चाह रही थी, उसको भी इन्होंने डिनाई कर दिया। एंड स्टॉप इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट फोर्टिफिकेशन। और फोर्टिफिकेशन तो उन्होंने पहले ही कर ली थी, किला बना लिया था जहाँ पर वो ट्रेड कर रहे थे, लेकिन उसको एक्सटेंड अभी करना चाह रहे थे कि ट्रेड बढ़ गया था, तो उसके लिए भी मना कर दिया गया। एक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसीट। उन्होंने कंपनी को एक्यूज किया, उन पर आरोप लगाया डिसीटफुल एक्टिविटीज का, धोखे का। दे क्लेम दैट द कंपनी वॉज डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। कि जो कंपनी है वो बंगाल गवर्नमेंट को ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू से डिप्राइव कर रही है, उनको नहीं दे रही है। एंड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ द नवाब। और नवाब की जो अथॉरिटी है, जो पावर है, उसको अंडरमाइन कर रही है, कमज़ोर कर रही है। इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस। एक तो वो टैक्स देने से मना करती है, राइटिंग डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स लिखती है कंपनी जो है, ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स। नवाब को और उसके ऑफिशियल्स को ह्यूमिलेट करती है। The company on its part declared that the unjust demands of local officials were ruining the trade of the company. वहीं दूसरी तरफ कंपनी का ये कहना था कि जो लोकल ऑफिशियल्स हैं नवाब के, उनकी डिमांड बहुत अनजस्ट है, बिल्कुल भी फेयर नहीं है, और उसकी वजह से कंपनी का ट्रेड खराब हो रहा है। एंड ट्रेड कुड फ्लरिश ओनली इफ द ड्यूटीज वर रिमूव्ड। और ट्रेड तभी फ्लरिश कर सकेगा जब ड्यूटीज को रिमूव कर दिया जाएगा। इट ऑल्सो कन्विंस दैट टू एक्सपैंड ट्रेड इट हैड टू एनलार्ज इट्स सेटलमेंट्स, बाई अप विलेजेस एंड रीबिल्ड इट्स फोर्ट्स। सो एक और चीज़ के लिए कन्विंस कर रही थी नवाब्स को कि हम अपना ट्रेड तभी एक्सपैंड कर सकते हैं अगर सेटलमेंट्स को एनलार्ज करेंगे, बढ़ाएंगे, विलेजेस को खरीदेंगे और अपने फोर्ट्स को फिर से बिल्ड करेंगे। दिस कॉन्फ्लिक्ट लेड टू कन्फ्रंटेशंस। इन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फिर कन्फ्रंटेशन हुआ, टकराव हुआ, आमना सामना हुआ। एंड फाइनली कल्मिनेटेड इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। और फाइनली इसका रिजल्ट क्या निकला? बैटल ऑफ प्लासी, द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। व्हेन अलीवर्दी खान डाइड इन 1756, सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। 1756 में अलीवर्दी खान की डेथ हो जाती है, उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बनते हैं। द कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज पावर्स। ये तो हमने देखा कि तीनों ही जो नवाब थे बंगाल के, वो बहुत पावरफुल थे, तो कंपनी उनसे डरी हुई थी, चिंता में थी उसकी पावर की वजह से। एंड कीन ऑन अ पपेट रूलर। वो चाह रही थी कि कोई पपेट, कोई कठपुतली जैसा एक रूलर बैठा दिया जाए, हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशंस, जो कि अपनी तरफ से ही इनको ट्रेड में कंसेशन दे दे और भी प्रिविलेजेस इनको मिल जाए। सो इट ट्राइड। तो कंपनी ने कोशिश की, थ्रू दो विदाउट सक्सेस, हालांकि उसमें ये सक्सेसफुल नहीं रहे। कोशिश की इन्होंने टू हेल्प वन ऑफ सिराजुद्दौलाज राइवल बिकम द नवाब। सिराजुद्दौला के एक राइवल थे उस टाइम पर, उनको नवाब बनाने के लिए इन्होंने ट्राई किया। एंड इन्फ्यूरिएटेड सिराजुद्दौला, ऑब्वियसली सिराजुद्दौला को गुस्सा आएगा, सो गुस्से में ही आस्क्ड द कंपनी टू स्टॉप मेडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ हिज डोमेनियन। उन्होंने कहा कि हमारे जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं उसमें आप मेडल ना करें, उसमें दखल अंदाजी ना करें। स्टॉप फोर्टिफिकेशन, ये जो फोर्टिफिकेशन है इसको अभी बंद करें। एंड पे द रेवेन्यूज़, और रेवेन्यूज़ पे करें। आफ्टर नेगोशिएशंस फेल्ड, बहुत सारी नेगोशिएशंस हुई कि कितना रेवेन्यू दिया जाए, लेकिन सभी फेल रही। द नवाब मार्च्ड विथ 30,000 सोल्जर्स टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार। तो जो नवाब थे सिराजुद्दौला, वो 30,000 सोल्जर सैनिकों के साथ इंग्लिश फैक्ट्री कासिम बाजार की तरफ उन्होंने मार्च करना शुरू किया। कैप्चर द कंपनीज ऑफिशियल्स को उन्होंने कैप्चर कर लिया, वेयर हाउसेज को लॉक कर दिया, डिसआर्म ऑल इंग्लिशमैन, जितने भी इंग्लिशमैन थे उन सभी के हथियार छीन लिए। एंड ब्लॉक इंग्लिश शिप्स, इंग्लिश जो शिप्स थे उनको ब्लॉक कर दिया। देन ही मार्च टू कैलकटा टू स्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट देयर। फिर वो कैलकटा की तरफ मार्च करने लगा ताकि वहाँ पर जो कंपनी के फोर्ट हैं उन पर भी अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर सके। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द फॉल ऑफ कैलकटा, जब न्यूज़ मिली कि कैलकटा का जो बेस है फैक्ट्री का उसको कैप्चर कर रहा है सिराजुद्दौला, कंपनी ऑफिशियल्स इन मद्रास सेंड फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। अभी ऐसा नहीं था कि कंपनी उस टाइम पर सिर्फ बंगाल में ही ट्रेड कर रही थी, और भी कई स्पॉट्स थे उनके। तो मद्रास में जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उन्होंने फोर्सेस भेजी जिसके कमांडर थे रॉबर्ट क्लाइव, रीइंफोर्स्ड बाय नेवल फ्लीट, और नेवी से भी इनको सपोर्ट मिल रही थी। प्रोलॉन्ग्ड नेगोशिएशंस विद नवाब फॉलोड, बहुत लंबी नेगोशिएशंस चली।
नवाब सिराजुद्दौला के साथ। फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी, और फाइनली 1757 में दोनों जो फोर्सेस थी उनके बीच में बैटल शुरू हुई, जिसको हम बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं। वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर द डिफीट ऑफ नवाब, नवाब के इसमें हार जाने का एक मेन रीज़न ये भी था, इसमें ब्रिटिशर्स जीत गए थे, सिराजुद्दौला जो नवाब थे बंगाल के वो हार गए थे। तो उनकी हार का एक कारण ये भी था दैट द फोर्सेस लेड बाय मीर जफर, वन ऑफ सिराजुद्दौला's कमांडर, सिराजुद्दौला के कमांडर थे मीर जफर, जिनके अंडर जो फोर्स थी वो बहुत स्ट्रांग थी, नेवर फॉट द बैटल, मीर जफर ने बैटल लड़ी ही नहीं। क्लाइव हैड मैनेज टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाय प्रॉमिसिंग टू मेक हिम नवाब आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला। तो जो क्लाइव थे उन्होंने मीर जाफर को ये ऑफर दिया कि अगर इसमें नवाब हार जाता है, सिराजुद्दौला हार जाता है, तो उसके बाद हम तुम्हें यहाँ का नवाब बना देंगे। उन्होंने वो ऑफर एक्सेप्ट किया और अपनी फोर्स को लड़ाया ही नहीं, जिसकी वजह से नवाब जो है वो हार गया। द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ द कंपनी वन इन इंडिया, और ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि पहली मेजर विक्ट्री थी ये इंडिया में ब्रिटिशर्स की। अभी यहाँ पर एक फैक्ट आपको गिवन है, डिड यू नो हाउ प्लासी गॉट इट्स नेम, प्लासी को ये नाम क्यों मिला? प्लासी इज एन एंग्लिसाइज्ड प्रोनाउंसिएशन ऑफ पलाशी, ये इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन है पलाशी की, एंड द नेम डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द पलाश ट्री known for its beautiful red flowers that yield gulal, the powder used in the festival of Holi। ये जो जगह थी इसका नाम पलाशी था, जहाँ पर पलाश के पेड़ होते थे, पलाश इनके ऊपर रेड कलर के फ्लावर्स ग्रो होते हैं, उनसे गुलाल बनता है जिसे आप होली खेलते हैं। क्योंकि इंग्लिश इसको ऐसे प्रोनाउंस करते थे तो इसलिए इसका नाम पलासी पड़ गया। पिक्चर आपको गिवन है, द जनरल कोर्ट रूम, ईस्ट इंडिया हाउस, लेडनहॉल स्ट्रीट। द कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रोप्राइटर्स थे, ओनर्स, शेयर होल्डर्स थे, हैड देयर मीटिंग्स इन ईस्ट इंडिया हाउस ऑन लेडनहॉल स्ट्रीट इन लंडन। लंडन लेडनहॉल स्ट्रीट में ईस्ट इंडिया हाउस में उनकी मीटिंग्स हुआ करती थी। दिस इज अ पिक्चर ऑफ वन ऑफ देयर मीटिंग्स इन प्रोग्रेस, ये उनकी मीटिंग की एक पिक्चर है। नेक्स्ट इज द प्रॉमिस ऑफ रिचेस। द टेरिटोरियल एम्बिशंस ऑफ मर्केंटाइल ईस्ट इंडिया कंपनी वर व्यूड विद डिस्ट्रस्ट एंड डाउट इन इंग्लैंड। बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो इंग्लैंड गवर्नमेंट थी प्लस जो प्रोप्राइटर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के इंग्लैंड में, वो इस मूव को एक तरीके से डिस्ट्रस्ट और डाउट की नज़रों से देखते थे। उनको ये लगा कि कंपनी का अभी जो एम्बिशन है, लक्ष्य है, वो टेरिटोरियल हो गया है, अब ये टेरिटरीज एक्वायर करने लगे हैं, कहीं ऐसा ना हो फ्यूचर में ये इंग्लैंड को छोड़ दे और भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर ले। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, रॉबर्ट क्लाइव रोट टू विलियम पिट, वन ऑफ द प्रिंसिपल सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट टू इंग्लिश मोनार्क ऑन 7th of January 1759 फ्रॉम कैलकाटा। कैलकाटा से 1759 में, यानी कि बैटल ऑफ प्लासी के 2 साल के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने विलियम पिट को लिखा है, बट सो लार्ज अ सॉवरेनिटी में पॉसिबली बी एन ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंसिव फॉर अ मर्केंटाइल कंपनी। अपनी सॉवरेनिटी स्थापित करना, साम्राज्य स्थापित करना इतने बड़े एम्पायर पर, ये एक बहुत बड़ी बात है एक मर्केंटाइल कंपनी के लिए, इतना आसान नहीं है। आई फ्लैटर माई सेल्फ, हालांकि मैंने जो किया उससे मैं बहुत खुश हूँ, that there will be a little or no difficulty in obtaining the absolute possession of these rich kingdoms। अभी हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी या बहुत कम डिफ़िकल्टी होगी इन किंगडम्स के रिचेस को एक्वायर करने में। Now I leave you to judge, अभी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ whether an income yearly of 2 million sterling with the possession of 3 provinces, कि एक साल में 2 स्टर्लिंग इनकम और 3 प्रोविंसेस के पोजेशन से, जो कि कंपनी के पास था उस टाइम इंडिया में, बी एन ऑब्जेक्ट डिजर्विंग द पब्लिक अटेंशन। ये जो इतनी पब्लिक अटेंशन दे रहे हो आप, क्या ये बात इतना डिजर्व करती है कि गवर्नमेंट भी और जो प्रोप्राइटर्स है वो इतना शोर मचा रहे हैं? तो ये इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, सिर्फ हमें 2 मिलियन स्टर्लिंग और 3 प्रोविंसेस का पोसेशन ही मिला है। तो रॉबर्ट क्लाइव एक तरीके से गवर्नमेंट को और प्रोप्राइटर्स को काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं कि फ़ायदा इससे इंग्लिश स्टेट और ईस्ट इंडिया कंपनी का ही है। आफ्टर द डिफीट ऑफ प्लासी में डिफीट के बाद सिराजुद्दौला वॉज असैसिनेटेड, सिराजुद्दौला को मार दिया गया, एंड मीर जाफर मेड द नवाब, जैसा कि प्रॉमिस किया गया था मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। द कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अभी भी कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए विलिंग नहीं थी, वो चाह नहीं रही थी एडमिनिस्टर करना। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वॉज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ट्रेड को एक्सपैंड करना ही था, व्यापार को बढ़ाना ही था। इफ़ दिस कुड बी डन विदाउट कॉन्क्वेस्ट, अगर ये बिना लड़ाई के हो जाए
थ्रू द हेल्प ऑफ लोकल रूलर्स, इनकी हेल्प कर दे, हु वर विलिंग टू गिव ग्रांट प्रिविलेजेस, इनको ग्रांट्स दे दे, प्रिविलेजेस दे दे, देन टेरिटरीज नीड नॉट टू बी टेकन ओवर डायरेक्टली, तो इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है टेरिटरीज को टेक ओवर करने की, यानी कि ये लड़ाई नहीं चाहते थे। सून द कंपनी डिस्कवर्ड दैट दिस वॉज रादर डिफिकल्ट, लेकिन कंपनी को जल्दी पता लग गया कि ये बहुत मुश्किल है ऐसे करना, फॉर इवन द पपेट नवाब्स वर नॉट ऑलवेज एज हेल्पफुल एज द कंपनी वॉन्टेड देम टू बी। हालांकि जो पपेट नवाब्स थे जिनको कि इन्होंने गद्दी पर बैठाया था, जैसे कि मीर जाफर, वो भी उन्हें इतनी हेल्प नहीं कर रहे थे जितनी कंपनी चाह रही थी। आफ्टर ऑल दे हैड टू मेंटेन अ बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सॉवरेनिटी इफ दे वांटेड रिस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट्स। उनकी प्रजा ही उन्हें रिस्पेक्ट नहीं करेगी अगर वो अंग्रेजों की बात ऐसे मानते जाएंगे, तो उन्हें एक डिग्निटी भी मेंटेन करनी थी नवाब्स को। व्हाट कुड द कंपनी डू, अभी कंपनी क्या करती? व्हेन मीर जाफर प्रोटेस्टेड, जब मीर जाफर ने विरोध किया कंपनी का, द कंपनी डिपोज्ड हिम, उन्होंने उसको हटा दिया, एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम इन हिज प्लेस, उसकी जगह मीर कासिम को बैठा दिया गद्दी पर। व्हेन मीर कासिम कंप्लेंट, ही इन टर्न वॉज डिफीटेड इन अ बैटल फॉट एट बक्सर। 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई जिसमें कि मीर कासिम को हराया अंग्रेजों ने। ड्रिवन आउट ऑफ बंगाल, बंगाल के बाहर भेज दिया, एंड मीर जाफर वॉज री-इंस्टॉल्ड, फिर से मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया। द नवाब हैड टू पे ₹5 लाख एवरी मंथ, बट द कंपनी वांटेड मोर मनी। अभी 5 लाख रुपीस नवाब को देने थे हर महीने कंपनी को, लेकिन कंपनी को और पैसे चाहिए थे टू फाइनेंस इट्स वॉर्स, क्योंकि अभी वो वॉर लड़ाइयाँ लड़ने लगी थी, उसको फाइनेंस करना था, प्रॉपर जो आर्मी है उसको मेंटेन करना था। खर्चे ज़्यादा हो गए थे, एंड मेड द डिमांड ऑफ ट्रेड, ट्रेड की भी डिमांड बढ़ती जा रही थी, एंड इट्स अदर एक्सपेंसेस, और भी बहुत खर्चे थे, तो 5 लाख से ज़्यादा वो चाह रही थी। इट वॉन्टेड मोर टेरिटरीज और रेवेन्यू उसको चाहिए था। बाय द टाइम मीर जाफर डाइड इन 1765 में, जब तक मीर जाफर की डेथ हुई, द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज्ड, उस टाइम तक कंपनी का मूड चेंज हो गया था। हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पपेट नवाब्स, क्लाइव डिक्लेयर वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब आवरसेल्व्स। तो पपेट नवाब के साथ जो काम करने का उनकी कोशिश थी वो भी फेल हुई, तो क्लाइव ने फाइनली डिक्लेयर कर दिया कि हमें अब खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। फाइनली इन 1765 मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। 1765 में मुगल एम्परर ने उनको दीवान बना दिया बंगाल प्रोविंस का, नवाब्स को हटा दिया गया। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज़ द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। अब दीवानी से उन्हें क्या मिला? बंगाल के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करके वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती थी। दिस सॉल्व अ मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड, एक प्रॉब्लम जो वो फेस कर रही थी पहले, इससे उनकी वो सॉल्व हो गई फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के शुरू से ही ट्रेड विद इंडिया हैड एक्सपैंडेड, कंपनी का ट्रेड एक्सपैंड हो रहा था इंडिया के साथ, बट इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। इंडिया में वो चीज़ें खरीदती किसके बदले थी? ब्रिटेन से सोना और चांदी लेकर आती थी, लोगों को वो देती थी और उनसे चीज़ें गुड्स लिया करती थी। दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया। इसका रीज़न ये भी था कि ब्रिटेन में कोई ऐसी चीज़ थी नहीं जिसको वो यहाँ पर लाकर बेच सके, लोगों को बार्टर कर सके या फिर उससे कुछ रेवेन्यू कमा सके। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ये जो आउटफ्लो है ब्रिटेन से गोल्ड का वो कम हुआ, एंड एंटायरली स्टॉप आफ्टर द अजम्पशन ऑफ दीवानी, और दीवानी मिलने के बाद बिल्कुल ही बंद कर दिया इन्होंने। नाउ रेवेन्यूज फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनीज एक्सपेंसेस। अभी इंडिया से इनको इतना रेवेन्यू हो जाता था कि ये कंपनी के जो भी खर्चे हैं उसको फाइनेंस कर सकते थे। दीज रेवेन्यूज कुड बी यूज टू परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया। जो यहाँ से उनको रेवेन्यू होता था, प्रॉफिट होता था, क्योंकि टेरिटरीज उनके अंडर आ गई थी, तो उससे वो यहाँ पर कॉटन और सिल्क भी खरीद सकते थे। अब उनको इसके लिए इंग्लैंड से सोना या चांदी लाने की ज़रूरत नहीं थी। कंपनी के जो ट्रूप्स हैं उनको भी मेंटेन कर सकते थे। जो कॉस्ट है ऑफ बिल्डिंग कंपनीज फोर्ट वो भी मीट कर सकते थे, एंड ऑफिसेस एट कैलकाटा। इसको और देख लेते हैं, द नवाब कंप्लेंट्स। नवाब की क्या शिकायतें हैं। इन 1733 द नवाब ऑफ बंगाल सेड दिस अबाउट द इंग्लिश ट्रेडर। इंग्लिश ट्रेडर्स के बारे में 1733 में बंगाल के नवाब ने क्या कहा। When they first came into the country, जब वो पहले देश में आए, ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कहा जा रहा है, they petitioned the then government, तो उस टाइम की गवर्नमेंट को से उन्होंने विनती की in a humble manner for liberty to purchase a spot of ground। बहुत हम्बल मैनर में कहा कि हमें लिबर्टी दे दो, थोड़ा सा हम ग्राउंड पे एक जगह
खरीद सके, टू बिल्ड अ फैक्ट्री हाउस अपॉन देयर, ताकि हम वहाँ पर एक फैक्ट्री हाउस बना सके, विच वॉज नो सूनर ग्रांटेड, जो बहुत जल्दी उनको दे भी दी गई। बट दे बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट, लेकिन उन्होंने वहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बड़ा किला बना लिया, सराउंडेड इट विद अ डिच विच हैज़ कम्युनिकेशन विद द रिवर, और वहाँ पर गड्ढा भी खोद दिया जिसका कनेक्शन रिवर से था, एंड माउंटेड अ ग्रेट नंबर ऑफ गन्स अपॉन द वॉल्स, और जो फोर्ट था उसकी दीवारों पर गन्स, बंदूकें तैनात कर दी। दे हैव एंटाइज्ड सेवरल मर्चेंट्स एंड अदर्स टू गो, उन्होंने कुछ मर्चेंट्स को और बाकी लोगों को एंटाइज किया, यानी कि अट्रैक्ट किया, टू गो एंड टेक प्रोटेक्शन अंडर देम, कि जाओ और हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। जैसा कि हमने देखा भी था, मर्चेंट्स को उन्होंने बुलाया और कहा कि फैक्ट्री के आसपास ही रहने लगो। एंड दे कलेक्ट अ रेवेन्यू विच अमाउंट रुपीज़ 1 लाख, 1 लाख तक रेवेन्यू वो कलेक्ट कर रहे थे। दे रॉबरी भी करते थे एंड प्लंडर भी करते थे, एंड कैरी ग्रेट नंबर्स ऑफ किंग सब्जेक्ट्स, इनके जो सब्जेक्ट्स थे, प्रजा थे, उनमें से बहुत सारे लोगों को ऑफ बोथ सेक्सेस, दोनों मेल और फीमेल को लेकर जाते थे इनटू स्लेवरी इनटू देयर ओन कंट्री, अपनी कंट्री में ले जाकर उन्हें स्लेव्स बनाते थे। कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब्स। व्हाट डिड इट मीन टू बी नवाब्स? नवाब बनने का क्या मतलब है? इट मीन ऑफ कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर्स एंड अथॉरिटीज, का मतलब कि कंपनी के पास अभी ज़्यादा पावर है, अथॉरिटी है, ताकत है। बट इट ऑल्सो मीन समथिंग एल्स, लेकिन इसका एक और मतलब था, ईच कंपनी सर्वेंट बिगेन टू हैव विजन ऑफ लिविंग लाइक नवाब्स। कंपनी के जितने भी सर्वेंट्स थे वो सभी नवाब की तरह जीने का एक तरीके से विजन रखने लगे थे, ख्वाब देखने लगे थे। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, द एक्चुअल नवाब्स ऑफ बंगाल वर फोर्स्ड टू गिव land and vast sums of money as personal gifts to company officials. बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो एक्चुअल नवाब थे बंगाल के, उनको फोर्स किया गया कि लैंड और वास्ट सम ऑफ मनी वो दे एज पर्सनल गिफ्ट्स कंपनी के ऑफिशियल्स को। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमास्ड अ फॉर्चून इन इंडिया। रॉबर्ट क्लाइव ने खुद भी बहुत फॉर्चून इकट्ठा करके रखा हुआ था इंडिया में। ही हैड कम टू मद्रास, अभी जिसका नाम चेन्नई हो गया है, फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743 में वो मद्रास आया था इंग्लैंड से, एट द एज ऑफ 18 की एज में। व्हेन इन 1767 ही लेफ्ट इंडिया, 1767 में जब वो इंडिया से गया, बीच में उसने 1757 में बैटल ऑफ प्लासी भी लड़ी, उसके 10 साल के बाद वो वापस जाता है। हिज इंडियन फॉर्चून वॉज वर्थ 401K पॉन्ड, 4,01,102 पॉन्ड्स थे उसके पास। इंटरेस्टिंगली व्हेन ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1764 में, फिर से उसको बंगाल का गवर्नर बनाया गया। ही वॉज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, तो कंपनी में उस टाइम करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया था, उस करप्शन को रिमूव करने के लिए क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया 1764 में, जो कि खुद इतना करप्ट था कि इतनी सारी वेल्थ लेकर यहाँ से गया था। बट ही वॉज हिमसेल्फ क्रॉस एग्जामिन इन 1772 में, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, विच वॉज सस्पिशियस ऑफ हिज वास्ट वेल्थ। वेल्थ उसकी इतनी थी, इतना पैसा था कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो सस्पिशियस थी, उसको शक था उसके ऊपर, तो क्रॉस एग्जामिनेशन उसका किया गया 1772 में। कहाँ वो इंडिया में आया था, यहाँ पर जो करप्शन है कंपनी में उसको ख़त्म करने के लिए। ऑल्दो ही वॉज एक्विटेड, हालांकि कुछ उसके अगेंस्ट मिला नहीं, उसको एक्विट कर दिया गया, बरी कर दिया गया। ही कमिटेड सुसाइड इन 1774 में उसने सुसाइड कर लिया। हाउएवर नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल सक्सीडेड इन मेकिंग मनी लाइक क्लाइव। सभी जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो सक्सेसफुल नहीं रहे पैसा इतना बनाने में क्लाइव की तरह। मैनी डाइड एंड अर्ली डेथ इन इंडिया ड्यू टू डिजीज़। बहुत सारे जो ऑफिशियल्स थे वो जल्दी ही मर गए बीमारी की वजह से वॉर में। एंड इट वुड नॉट बी राइट टू रिगार्ड ऑल ऑफ देम एज करप्ट, और सभी को करप्ट बोलना भी ठीक नहीं होगा, करप्ट एंड डिसऑनेस्ट कहना। मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड से बहुत सारे लोग आते थे जो ऑफिशियल्स थे कंपनी के। एंड देयर सुपर मोस्ट डिज़ायर वॉज टू अर्न इनफ इन इंडिया, और उनकी डिज़ायर ये थी कि इंडिया में वो इतना कमा ले, रिटर्न टू ब्रिटेन, ब्रिटेन में जब वापस जाए तो एक कंफर्टेबल लाइफ लीड करे। दोज हु मैनेज टू रिटर्न विद वेल्थ लेड फ्लैशी लाइफ, जो यहाँ से वापस जाते थे वेल्थ के साथ, वो एक बहुत आलिशान ज़िंदगी जीते थे। एंड फ्लॉन्टेड देयर रिचेज, और अपनी रिचनेस को, अमीरी को बहुत फ्लॉन्ट भी करते थे। दे वर कॉल्ड नवाब्स, और उनको नवाब्स कहा जाता था। एंड एंग्लिसाइज्ड वर्जन ऑफ इंग्लिश वर्ड नवाब। अगेन हम यहाँ पर नवाब बोलते हैं तो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में नवाब्स उनको बोलने लगे। दे वर ऑफन सीन एज अपस्टार्ट्स। अपस्टार्ट्स हम उनको बोलते हैं जो बहुत जल्दी एकदम से अमीर बन जाते हैं, उनको ऐसे इस तरीके से वहाँ पर देखा जाता था। एंड सोशल क्लाइंबर्स इन ब्रिटिश सोसाइटी की सोसाइटी में
एकदम से ये ऊपर चले गए हैं एंड वर रिडिक्यूल्ड और मेड फन ऑफ इन प्लेज एंड कार्टून्स। प्लेज में, नाटकों में और कार्टून्स में उनका मजाक भी उड़ाया जाता था, यानी कि वहाँ पर उनकी छवि बहुत अच्छी नहीं थी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अभी कंपनी रूल एक्सपैंड्स, काफ़ी बड़ा चैप्टर बचा है, इसको हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ। होपफुली यहाँ तक चैप्टर आप सभी को क्लियर हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।